कल कहां तक पढ़े थे हम लोग? उपकला उत्तक के प्रकार के विषय में, है ना। आज हम उपकला उत्तक के प्रकारों के बारे में जानकारी। पहला है स्क्वैमस इपिथेलियम। इपिथेलियम भी लिख देते हैं बहुत बार, उसको ट्रांसलेट करके इपिथेलियम ही लिख दिया जाता है, लेकिन उपकला लिख सकते हैं आप। देखें इस तरह का डिजाइन होगा, सल्की इपिथेलियम इसको कहता है, सल्क की तरह, पपड़ी की तरह, एक ऊपरी परत की तरह। तो इस तरह से सेल इस तरह से कनेक्ट रहते हैं इसमें। और ये जो है ये आपका साइटोप्लाज्मा है, चारों तरफ ये सेल के चारों ओर है जीव द्रव्य है, और उसके बीच में ये जो दिखाई देता है ये न्यूक्लियस है, इसका नाभिक है, सेंट्रल पॉइंट है। और इस तरह से ये एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं और ये पतली परत के रूप में रहती है, एक परत के रूप में। ये त्वचा की बाहरी परत पर पाए जाते हैं, पहली बात है, एवं जीवा ग्रासनी आहार नाल के स्तर बनाते हैं। इसका मेन पॉइंट ये याद रखना आपको, ये पाए कहां जाते हैं। जैसे आपसे ये पूछा जाए कि सल्की इपिथेलियम कहां पाए जाते हैं, तो आपको ये याद रखना है कि ये कहां रहेंगे, जीवा में, ग्रासनी आहार नाल के स्तर में पाए जाएंगे। ठीक है ना, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव में भी आपसे पूछ लिया जाए तो भी आप ये बता पाए कि वो कहां पाए जाते हैं, है ना। डिजाइन इस तरह का बना देंगे। फिर दूसरा है स्तंभाकार इपिथेलियम। इपिथेलियम जगह आप लिख सकते हैं उपकला भी। ये स्तंभ की तरह दिखाई देंगे, पिलर की जैसे संरचनाएं होती हैं इनकी ऐसे, और ये एक दूसरे से जुड़ी हुई रहती हैं इस तरह, है ना। तो स्तंभाकार इनका नाम दे दिया है। अंग्रेजी में भी कॉलमर इपिथेलियम के नाम से जाना जाता है इसको, है ना। इसका कार्य अवशोषण एवं स्रावन के अतिरिक्त अंगों को यांत्रिक सहायता प्रदान करना, मैकेनिकल सपोर्ट देता है ये समझे। इसका डिजाइन ही दिखा रहा है कि ये मैकेनिकल सपोर्ट के काम में आएगा। अब 3 नंबर है घनाकार उपकला, इसको क्यूबॉइडल इपिथेलियम बोलेंगे। ये लार ग्रंथियां, श्वेत ग्रंथियां, स्वीट ग्लैंड्स, SWEET स्वीट मतलब मीठा, और SWEAT स्वीट मतलब पसीना होता है। तो पसीना स्राव करने, तेलीय ग्रंथि, पसीना स्राव करने वाली जो ग्रंथियां होती है, श्वेत ग्रंथियां उनको कहते हैं, वृक्क नलिकाओं में पाए जाते हैं। और ये सब आपको पता है, ये सब श्रावण ग्रंथियां। श्रावण ग्रंथियां किन्हें कहते हैं? जो विभिन्न प्रकार के पदार्थों का शरीर से स्रावित करती हैं, निकालती है ना, श्रावण ग्रंथियां। अर्थात ये उन ग्रंथियों या अंगों में मिलती हैं जहां अवशोषण, उत्सर्जन तथा श्रावण होता है, समझे। जहां 3% अवशोषण हो रहा हो, उत्सर्जन हो रहा हो या श्रावण हो रहा हो, जहां ये चीजें होंगी वहां इस प्रकार की कोशिकाएं पाई जाएंगी। कौन सी? घनाकार उपकलाय कोशिकाएं पाई जाएंगी। और मेन कौन कौन अंगों में? वृक्क में, है ना, वृक्क नलिकाओं में पाए जाएंगे, श्वेत ग्रंथियों में और लार ग्रंथियों में ये पाए जाएंगे। अब तीसरा है सिलिएटेड एपिथेलियम, इसको रोमक बोलेंगे। ये रोम जैसी, बाल जैसी संरचनाएं छोटी छोटी दिखाई देंगी, तो रोमक या पक्षमाभि एपिथेलियम बोल सकते हैं इसको, या उपकला बोलेंगे, है ना। डिजाइन देखिए इस तरह से रहेगा उसका, है ना, कि बीच में इस तरह से चीजें और उस तरह से रोम जैसे उभार लिखा हुआ, और इस तरह से कोशिकाएं एक दूसरे से कनेक्ट हैं, इस तरह से बनी हुई है ना। इनकी मुक्त सतह पर रोम या सिलिया पाए जाते हैं। ये अंडवाहिनी, श्वास नली या तथा मुख गुहा में पाए जाते हैं, समझे। कहां कहां? अंडवाहिनी, श्वास नली तथा मुख गुहा में पाए जाते हैं। कहां मेन है ये कि पाए कहां जाते हैं, किनके द्वारा? हमने पहले भी आपको पता है, टिश्यू ये क्या करते हैं, टिश्यू अंगों के सतहों का निर्माण करते हैं। अलग अलग अंग जो बने हुए हैं उनमें विशेष प्रकार के टिश्यू हैं, अलग एक ही प्रकार के टिश्यू बने हैं, और उनके कार्य में उनका विशेष योगदान है, समझे। इसलिए इनकी संरचना भी बहुत मायने रखती है कि ये किस प्रकार बने हुए हैं। तो मुख गुहा में पाए जाते हैं। अब है कनेक्टिव टिश्यू, आपको बताए थे इसका क्या होता है? संयोजी ऊतक। क्या होता है? संयोजी ऊतक। ये पहले भी आपने लिखा हुआ है, संयोजी ऊतक। तो यह ऊतक शरीर के विभिन्न ऊतकों, अंगों तथा अंग तंत्रों का परस्पर एक दूसरे से जोड़ता है। नाम से ही कल भी बताए थे आपको कि इसका नाम ही है कनेक्ट कर, कनेक्टिव
एक दूसरे से जोड़ने वाला, है ना, तथा अंगों को सहारा देता है, जोड़ता भी और सहारा भी देते हैं। जब एक दूसरे से कनेक्ट कीजिएगा तो एक दूसरे को सपोर्ट तो मिलेगा ही, है ना, तो सहारा देने का कार्य करता है। ये शरीर के आकार प्रदान करने एवं उसे बनाए रखने का कार्य करता है। जब कनेक्ट करेगा तो एक खास डिजाइन में कनेक्ट करेगा, जिसके कारण तो शरीर का आकार बनेगा, है ना। रक्त एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। इन ऊतकों की उत्पत्ति भ्रूण के मेसोडर्म से होती है। भ्रूण में 3 प्रकार के लेयर पाए जाते हैं, है ना। एक एक्टोडर्म कहलाता है, एक एंडोडर्म कहलाता है, और बीच का जो लेयर होता है उसको कहा जाता है मेसोडर्म, है ना। भ्रूण गर्भाशय जिसको बोलते हैं, तो जहां बनता है तो भ्रूण से गर्भाशय में जो भ्रूण बनता है, समझे, तो उसमें 3 प्रकार के लेयर हैं। तो एक लेयर जो होगा, फर्स्ट लेयर जो होता है एक्टोडर्म, अंदर का जो लेयर होगा वो एंडोडर्म होगा, और बीच का जो लेयर होता है उसको कहते हैं मेसोडर्म। ये लेयर है उसी के द्वारा मेसोडर्म से होती है, उसी से जो उत्पत्ति होती है, तो उस ऊतक को हम कहेंगे ये कनेक्टिव टिश्यू, है ना। शरीर में ये ऊतक सबसे अधिक पाए जाते हैं। कनेक्टिव टिश्यू में क्यों पाए जाएंगे? क्योंकि देखिए ये कंकाल ऊतक में भी ये रहेगा, तरल जैसे हमारे शरीर में प्रवाह हो रहा है, लिक्विड के जैसा ब्लड, तो ब्लड भी हमारे शरीर में बहुत ज्यादा है, तो ब्लड से भी कनेक्टिव टिश्यू का ही उदाहरण है ना। इनकी संरचना देखिए ये है, और ये 3 प्रकार के, हम इनके प्रकार के बारे में 3 पर, एक वास्तविक संयोजी ऊतक के बारे में पढ़ेंगे जो रियल में है, और दूसरा कंकाल संयोजी ऊतक के बारे में पढ़ना है, इसके बारे में भी विशेष जानकारी, इसमें कंकाल के बारे में पढ़ना हो, और तरल संयोजी ऊतक के बारे में पढ़ना है, जो लिक्विड के जैसा बहाव की प्रवृत्ति रखने वाला ऊतक है, उनके बारे में पढ़ेंगे। इनका डिजाइन देखते हैं इस तरह से होता है। ये विभिन्न प्रकार के पदार्थ हैं जो हमारे ऊतक में पाए जाएंगे, और उसको एक दूसरे से कनेक्ट करते हुए ये इस तरह की संरचनाएं बनती है ना, इसलिए इसका नाम है कनेक्टिव टिश्यू। कर लीजिएगा इतना।